हेलो बच्चों, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज चल रही है और लास्ट सेशन में जो हमने स्टार्ट किया था वो किया था ईएमआई के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट के लिए। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है अल्टरनेटिंग करंट। आइए स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट से। क्लियर? तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है अल्टरनेटिंग करंट की, वो देखिए। इफ द आरएमएस करंट इन अ 50 हर्ट्ज एसी सर्किट इज 5 एम्पियर। करंट की आरएमएस वैल्यू आपके पास 5 एम्पियर है, हर्ट्ज हमें 50 हर्ट्ज गिवन है। फिर पूछा गया द वैल्यू ऑफ द करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम्स 0 इज। मतलब हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है कब? 1/300 सेकेंड के बाद। पहले क्या होगा, ये जीरो की वैल्यू होगी करंट की, और जीरो वैल्यू होने के बाद 1/300 सेकेंड के बाद इसकी करंट की वैल्यू कितनी होगी। अगर हम रफली देखें, एक रफली अगर बनाए यहाँ पे t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 के बाद अगर हम टाइम देखें 1/300 सेकेंड पर, तो 1/300 सेकेंड पे करंट की वैल्यू कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। और हमें पता है जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में करंट की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट बोला जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस करंट जो कि किससे रिलेट करती है? टाइम के साथ रिलेट करेगा। तो इक्वेशंस क्या होगी इसकी? इसकी इक्वेशन बनेगी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर I किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, आई नॉट पीक वैल्यू को, साइन नेचर बताएगा करंट का कि वो साइनसॉइडल है, कोसाइन है, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन। और ओमेगा टी किसको शो करेगा? आपके पास इनिशियल फेज के लिए। तो अगर हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए होगी? सबसे पहले पीक वैल्यू। और गिवन है हमारे पास क्या? आरएमएस वैल्यू। तो हम जानते हैं पीक वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हमें √2 से आरएमएस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां से पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई नॉट मान लीजिए इसको, आई नॉट। तो आई नॉट इज इक्वल टू √2 इंटू 5 इज इक्वल टू 5√2 एम्पियर। तो इक्वेशन देख लीजिए, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा की जगह लिखेंगे 2 पाई एफ टी। तो I इज इक्वल टू आई नॉट हो जाएगा 5√2 इंटू साइन 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है 50 और टाइम है 1/300। ये 50 से कैंसिल होगा 6, 2 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स। तो I इज इक्वल टू गिवन हो जाएगा 5√2 इंटू साइन पाई बाई 3, और पाई बाई 3 की वैल्यू हो गई आपके पास 60, और साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी साइन 60 हो जाएगा आपके पास √3/2। तो I इज इक्वल टू 5√2 इंटू √3/2। 2 से कैंसिल आउट करिए अंडर रूट को, तो अंडर रूट आ जाएगा। इक्वेशन आंसर बनता है 5√3/2 एम्पियर। ठीक है। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 5√3/2। क्लियर? देखिए जब किसी पर्टिकुलर टाइम पर करंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो वहां पर हम हमेशा कौन सी करंट फाइंड करेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करते हैं। और इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन है। तो I इज इक्वल टू 5√3/2 एम्पियर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, क्लियर, एसी जनरेटर है यहां पर, हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस Rg, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस Rg है और इंटरनल रिएक्टेंस Xg है। It is used to supply power to a passive load consisting of a resistance Rg, जो लोड है उसका भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? Rg, एंड रिएक्टेंस, लोड का जो रिएक्टेंस है वो हो जाएगा हमारे पास XL।
For maximum power to be delivered from the generator to the load, the value of XL is equal to. Clear? तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि जो लोड है उसकी जो रिएक्टेंस की वैल्यू है XL, वो कितनी होगी जब एसी जनरेटर हमारा मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करता है. क्लियर? तो एसी जनरेटर है, तो एसी जनरेटर के लिए पावर का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos phi, दैट इज अ पावर फैक्टर. तो इसको अगर सॉल्व करें तो VRMS ऐसे ही रहेगा, IRMS ऐसे ही रहेगा, cos phi को हम लिख सकते हैं R बाई जेड, R बाई जेड, जहां पर R हो जाएगा आपके पास टोटल रेसिस्टेंस और Z हो जाएगा हमारे पास टोटल इम्पीडेंस. क्लियर? तो अगर टोटल देखा जाए एसी जनरेटर के लिए तो VRMS ऐसे ही लिखिए, IRMS एज इट इज, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा RG प्लस RG अपॉन में. रिएक्टेंस पे ध्यान देते हैं, रिएक्टेंस आपके पास हो जाएगा 2RG का स्क्वायर प्लस XL एंड प्लस XG का स्क्वायर. क्लियर है? यहां पर यही तो होगा. तो पावर मैक्सिमम कब होगा? ये जो पावर है ये मैक्सिमम कब हो सकता है? जब इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो, कम हो. ठीक है, क्योंकि VRMS IRMS तो आपके पास फिक्स ही रहेगा, कुछ यहाँ पे गिवन नहीं है. तो पावर मैक्सिमम कब होगा? जब इसका डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो, कम हो. रेजिस्टेंस से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो यहां पर आपके पास चीज कौन सी मिल रही है? XL प्लस XG. अगर किसी तरीके से XL प्लस XG की वैल्यू 0 हो जाए तो उससे क्या होगा? जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू कम होगी, और डिनोमिनेटर की अगर वैल्यू कम होगी तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी. तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो XG इज इक्वल टू, वैल्यू निकाली है, XL की वैल्यू पूछी है, तो हम यहां पे लिखते हैं XL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ XG. क्लियर है? तो पावर जो होगा वो ट्रांसफर कब होगा? पावर ट्रांसफर तब हो सकता है जब डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो. डिनोमिनेटर की वैल्यू कब कम हो सकती है? जब XL और XG की वैल्यू को अगर हम ऐड करें वो कितना हो जाए? 0. तो इसके बिहाफ में हम लिख सकते हैं कि XL इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू कितना हुआ? माइनस ऑफ XG. कब? जब पावर हमारे पास क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम. तो 0 नहीं होगा, XG नहीं होगा, माइनस ऑफ XG बिल्कुल करेक्ट है, RG से हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. क्या बात क्लियर हो गई यहां पर? तो इस प्रॉब्लम का जो आपके पास आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज माइनस ऑफ XG. क्लियर है? तो XL की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? माइनस ऑफ XG. तभी वो जनरेटर क्या करेगा? मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करेगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहेगा? When a voltage measuring device is connected to AC main, the meter shows the steady input voltage of 220 voltage. This mean. Clear? हमने एक डिवाइस यूज किया. डिवाइस आपके पास कुछ भी हो सकता है, मल्टीमीटर, वोल्टमीटर या कुछ और भी. डिवाइस डजंट मैटर. इज कनेक्टेड टू AC मेन, AC के साथ उसको हमने कनेक्ट किया है, और जो मीटर है वो शो क्या कर रहा है? स्टडी इनपुट. इसका जरा ध्यान दीजिएगा, स्टडी इनपुट वोल्टेज को जरा ध्यान दीजिएगा, और वो भी कितना? 220 वोल्टेज शो हो रहा है. तो इसका मतलब क्या होगा? एक चीज याद रखिएगा कि हमारे पास अगर AC है, AC मीटर है, तो AC मीटर हमेशा RMS वैल्यू को शो करता है, RMS वैल्यू शो करेगा. और अगर DC मीटर है तो ये हमेशा एवरेज वैल्यू को शो करेगा. क्या बात क्लियर? जो AC मीटर है वो हमेशा RMS वैल्यू को शो करेगा, और DC मीटर जो है वो हमेशा एवरेज वैल्यू को शो करता है. बात क्लियर? अब यहां पर सबसे प्रॉब्लमेटिक या जो कंफ्यूजन टर्म्स है वो ये है स्टडी इनपुट वोल्टेज ऑफ 220 वोल्टेज. तो यहां पर इसका मतलब समझ लीजिए, अगर हम यहां पर स्टडी लिख रहे हैं तो इट डज नॉट
mean that it is DC value, DC वोल्टेज, DC वोल्टेज। ठीक है, अगर स्टडी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो DC है, क्योंकि जो मीटर है, AC मीटर है, उसको डिजाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि वो किसको शो करे, RMS वैल्यू को करे। क्लियर है? वो डिजाइन ही इस तरीके से होगा कि वो RMS को ही शो करता है, RMS वैल्यू को मेजर करेगा या RMS वैल्यू को शो करेगा। क्लियर है यहाँ पर? तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इनपुट वोल्टेज कैन नॉट बी AC बट अ DC वोल्टेज। इस स्टडी वाले के होने के कारण ये हमें फील होगा कि ये DC है, बट ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन तो हमारे पास गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टडी है तो वो DC नहीं होगा। वो कौन सा देगा आपके पास? AC देगा, लेकिन कौन सी वैल्यू? RMS वैल्यू देगा। क्लियर है? सेकेंड चीज, मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज इज 220 वोल्टेज। नहीं, हमने अभी आपसे बात की थी कि AC मीटर जो होता है वो हमेशा किसकी वैल्यू शो करता है? RMS वैल्यू। तो वहां पर अगर शो कर रहा है 220 वोल्टेज, तो ये कौन सी वैल्यू हो जाएगी? RMS वैल्यू होगी। और RMS वैल्यू है तो पीक वैल्यू निकालने के लिए इस 220 वोल्टेज के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको? √2 को। और नियरली ये आ जाएगा 311 या 314 के अप्रॉक्स इसका वोल्टेज आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। क्लियर? तो मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं है 220 वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास नहीं हो सकता। क्लियर? थर्ड पे आइए, द मीटर रीड not V but V square and is calibrated to read this। तो ये जो हमारे पास गिवन है, ये किसको शो करता है? ये शो करता है RMS वैल्यू को। तो इसका मतलब बिल्कुल सही है कि जो भी मीटर होगा वो कौन सी वैल्यू को मेजर कर रहा होगा? RMS वैल्यू को शो कर रहा होगा। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। डी ऑप्शन पे देखिए, द पॉइंटर ऑफ द मीटर इज स्टक बाय सम मैकेनिकल डिफेक्ट। इसका मतलब अगर जो पॉइंटर है वो अगर 220 पे अगर रुका हुआ है जब हम उसको मेजर कर रहे हैं, तो इनका कहने का मतलब ये है कि वो किसी मैकेनिकल डिफेक्ट होने के कारण ये रुका होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये डिजाइन ही इस तरीके से हुआ है और ये इसका एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है। एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, ये ऐसा ही शो होगा। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये मैकेनिकल डिफेक्ट के कारण है। वो हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू, स्टडी वैल्यू दे रहा होगा, कौन सी? 220 वोल्टेज, जो कि कौन सी है? RMS वैल्यू है। क्लियर है? तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है? सिर्फ आपके पास ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कि वो RMS वैल्यू को ही फाइंड कर रहा होगा। क्लियर है यहाँ पर? तो अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, टू रिड्यूस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन एन LCR सीरीज सर्किट विथ अ जनरेटर। हमें क्या करना है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना है। ठीक है, किसके लिए? विथ अ इन LCR सर्किट। LCR सर्किट के लिए हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना है। तो हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है कि इसमें से अगर हम कोई भी चीज यूज करें तो क्या होगा? उसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन क्या है? जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को अगर हम रिड्यूस कर दें, ठीक है, कैपेसिटर को हम ऐड कर दें, एक और कैपेसिटर ऐड कर लें पैरेलल में, आयरन कोर को हम रिमूव कर लें, या फिर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इनसाइड द कैपेसिटर प्लेट, उसको अगर हम क्या कर लें? रिमूव कर दें, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी? रिड्यूस होगी। चलिए देखते हैं। नंबर फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। नंबर फर्स्ट ऑप्शन पे ये कहा गया कि जनरेटर फ्रीक्वेंसी शुड बी रिड्यूस्ड। जनरेटर फ्रीक्वेंसी शुड बी रिड्यूस्ड। तो अगर हम किसी जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर रहे हैं तो ये इट इज इंटरनल चेंज। ये क्या है? इसका इंटरनल चेंज है। बात समझ में आ रही है? नॉट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, नॉट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होगा। नॉट इन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? बिकॉज
because resonance frequency depend on resonance frequency depend on L and C only. वो किस पे डिपेंड करता है? आपके L और C पे डिपेंड करता है. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC. ठीक है, दो बार इसको नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसको कर देते हैं. जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ LC. तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो डिपेंड किस पे करेगा? L और C पे डिपेंड करता है. तो अगर किसी जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को अगर हम रिड्यूस करें तो वो उसकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा, ना कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा. तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है. सेकेंड ऑप्शन है अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन पैरेलल टू दी फर्स्ट. अगर हम क्या करें, सेकेंड वाले पे एक कैपेसिटर पहले से ही था और उसके साथ अगर एक और कैपेसिटर हम ऐड कर दें तो जो नेट कैपेसिटर होगा वो कितना हो जाएगा? वो हम कह सकते हैं C1 प्लस C2. इसका मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा. कैपेसिटेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी. तो हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. क्लियर? जैसे ही हम कैपेसिटर को पैरेलल में करेंगे तो जो नेट कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होगा. तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला when C increases then resonance frequency is decreases. थर्ड पे आइए, the iron core of the inductor should be removed. अगर हम इंडक्टर से आयरन कोर को ही अगर हम रिड्यूस कर दें तो क्या होगा? वहां पर जो इसका इंडक्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा. इंडक्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. तो ये भी मेथड सुटेबल नहीं है, क्योंकि आयरन कोर को अगर हम रिमूव करेंगे तो वहां पर इंडक्टेंस की वैल्यू कम हो जानी है. ठीक है, नेक्स्ट डी पे आइए. डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर शुड बी रिमूव. अगर किसी कैपेसिटर से कि प्लेट के बीच में से अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम रिमूव करेंगे तो वो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. और अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस C अगर डिक्रीज होता है तो वहां पर फ्रीक्वेंसी फिर से क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. तो ये मेथड भी हमारे लिए सुटेबल नहीं है. क्लियर? तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो है सिर्फ बी वाला ऑप्शन, जहां पर हम क्या कर सकते हैं? कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट कर देंगे जिससे कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, और कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी. क्लियर? क्योंकि हमें यहां पर रिड्यूस करना था. आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे ध्यान दीजिए. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सिलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग of an LCR circuit used for communication. क्लियर है? तो अब यहां पर पहले समझते हैं कि बेटर ट्यूनिंग होता क्या है. तो बेटर ट्यूनिंग का मतलब ये है कि सपोज हमारे पास एक रेडियो है और उस रेडियो की नॉब को हम रोटेट कर रहे हैं. ठीक है, और रेडियो के बाहर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज के चैनल की फ्रीक्वेंसीज हैं. तो हम ये चाहते हैं कि इतने सारे फ्रीक्वेंसीज में से किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम सिलेक्ट करें और बाकी सबको हम क्या कर दें? फिल्टर आउट कर दें. सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम सिलेक्ट करें. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बेटर ट्यूनिंग. तो बेटर ट्यूनिंग तभी हो सकती है बेटा, बेटर ट्यूनिंग तभी हो सकती है जब उस LCR सर्किट के लिए Q फैक्टर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए. तभी वो क्या करेगा? एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एक यानी कि बैंड की जो फ्रीक्वेंसी है उसे सिलेक्ट करेगा, बाकी सबको क्या कर देगा? फिल्टर आउट कर देगा. तो उसके लिए बेटर ट्यूनिंग तभी अच्छी हो सकती है, बेटर ट्यूनिंग तभी हो सकती है जब उसमें क्वालिटी फैक्टर कैसा हो? हाई हो. अब क्वालिटी फैक्टर हाई होने से क्या होगा? तो क्वालिटी फैक्टर हाई होने से चार एडवांटेज होते हैं. नंबर फर्स्ट एडवांटेज ये होता है, जो रिजोनेंस होगा, जो आपके पास रिजोनेंस होता है वो कैसा हो जाएगा? शार्प रिजोनेंस बनेगा.
शार्प रेजोनेंस होगा पहली चीज। सेकंड, जो नैरो बैंडविड्थ होगा, नैरो बैंडविड्थ होगा, ये एक छोटी सी जो एक सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उसी को वो क्या करेगा, अब उसको लेगा, बाकी सबको फिल्टर आउट कर देगा। थर्ड, एनर्जी लॉस जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। और फोर्थ वाली जो हाईली सिलेक्टिव होगा, हाईली सिलेक्टिव होगा। क्लियर है? तो बेटर ट्यूनिंग तभी हो सकती है जब उसमें क्या हो, हाई क्यू फैक्टर हो। और हाई क्यू फैक्टर के लिए अगर क्यू फैक्टर का फॉर्मूला देखें तो वो जाएगा 1/r अंडर रूट एल बाई सी। ठीक, तो क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज कब करेगा, क्यू तभी मैक्सिमम होगा, हाई होगा, जब रेसिस्टेंस की वैल्यू कम हो, इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो। क्लियर? यहां पर कैपेसिटर को तो हम लोग यहाँ पर जब नोब चेंज करते हैं तब हम कैपेसिटर की वैल्यू चेंज कर रहे होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अगर हम देखें तो C की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। तो R लेस होना चाहिए, L इंक्रीज होना चाहिए और C भी क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो चार ऑप्शन में ध्यान देते हैं कि इसमें R की वैल्यू देखिए सब में कब कम किसमें 20, 25, 15, 25 सबसे कम वैल्यू R की ये है। L की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम होनी चाहिए 1.5, 2.5, 3.5, 1.5। L की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम है। और C की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए 35, 45, 30, 45, इट मींस 30। तो ये ऑप्शन जो C है इज करेक्ट। C ऑप्शन पे हमारे पास तीनों चीजें मिल जाती हैं, R की वैल्यू मिनिमम, L की वैल्यू मैक्सिमम एंड अगेन C की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो ये है हमारे पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। बेटर ट्यूनिंग के लिए हमारे पास क्यू फैक्टर हाई होना चाहिए और उसी के बिहाफ में ये हमारे पास सॉल्यूशन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एन इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 1 ओम, रिएक्टेंस किसी इंडक्टर का 1 ओम है और रेसिस्टेंस जो है वो कितना है हमारे पास 2 ओम है, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू टर्मिनल ऑफ द 6 वोल्ट एसी, आरएमएस वैल्यू है सोर्स, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। क्लियर है? सिंपल सी चीज है, हमें पावर फाइंड करनी है। तो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। क्लियर? वैल्यू कौन कौन सी गिवन है हमारे पास, एक्सएल गिवन है, एक्सएल हो जाएगा हमारे पास 1 ओम, आर गिवन है ये हो जाएगा 2 ओम, वी आर एम एस गिवन है, वी आर एम एस हो जाएगा हमारे पास 6 वोल्ट और पावर हमें फाइंड करनी है। तो आई आर एम एस को हम क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस इज इक्वल टू होता है वी आर एम एस अपॉन जेड, और कॉस फाई का जो वैल्यू होगा उसे भी हम लिख सकते हैं आर बाई जेड। दोनों वैल्यू को पुट करते हैं जरा, P इज इक्वल टू वी आर एम एस एज इट इज, आई आर एम एस की प्लेस पे हम लोग यूज करेंगे वी आर एम एस अपॉन जेड और कॉस फाई की जगह हम प्लेस कर देंगे आर बाई जेड। क्लियर? तो ये इक्वेशंस बन जाएगी P इज इक्वल टू वी आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर अपॉन जेड इंटू जेड हो जाएगा हमारे पास जेड स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो देखिए वी आर एम एस की वैल्यू गिवन है, ये गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, इंपीडेंस निकालना है। तो इंपीडेंस आपके पास जाएगा अंडर रूट, ये इन आरएल सर्किट है तो आरएल सर्किट के लिए हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो देखिए आर की वैल्यू 2 है, ये जाएगा 4, एक्सएल की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5। वैल्यू पुट करते हैं, P वी आर एम एस 6 है, 6 इंटू 6 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है, अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 5, ये जाएगा 36 इंटू 2 72, 72 डिवाइड बाई 5 और ये वैल्यू आ जाएगी 14.4 वॉट। क्लियर? तो ऑप्शन देखें 8 वॉट नहीं होगा, 12 वोट नहीं होगा, 14.4 वॉट है, 18 वॉट नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है वो कितना है 14.4 वॉट और ऑप्शन नंबर सी।
क्लियर है यहाँ पर? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है? द आउटपुट ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज मेजर्ड टू बी 24 वोल्ट। ठीक है, जो हमें आउटपुट मिल रहा है किसके लिए? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वो है हमारे पास 24 वोल्ट का। व्हेन कनेक्टेड टू अ 12 वॉट लाइट बल्ब, एक बल्ब के साथ इसको कनेक्ट किया गया है, तो लोड पे हमारे पास रेजिस्टेंस मिला है। द वैल्यू ऑफ द पीक करंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जो लोड है वो क्या है? हमारे पास बल्ब है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो पावर हम लोग यूज करेंगे वो हो जाएगा VRMS इंटू IRMS। तो आपके पास पावर कितने गिवन है? पावर गिवन है 12 वोल्ट 12 वॉट। VRMS हमारे पास 24 है, और फाइंड कर लेते हैं यहां से IRMS। तो IRMS इज इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन 24, इट मीन्स 1/2। क्लियर? लेकिन फाइंड हमें यहां पर करना था किसको? पीक वैल्यू को। तो पीक वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? I नॉट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ IRMS। √2 इंटू IRMS की वैल्यू 1/2। तो सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू हो जाएगी 1/√2, दैट इज द I नॉट, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एम्पियर। ये क्लियर है? तो जो हमारे पास पीक वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1/√2 एम्पियर आपके पास करंट है। चलिए, ये प्रॉब्लम भी आपके पास सॉल्यूशन हुआ, सॉल्व हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल, हाँ इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बी इनकरेक्ट, सी इनकरेक्ट, डी इज इनकरेक्ट। तो इस प्रॉब्लम का जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? एज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन AC सर्किट इंक्रीजेस, ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी को हमने क्या किया? इंक्रीज कर रहे हैं। द करंट फर्स्ट इंक्रीजेस, जो करंट की वैल्यू है सबसे पहले क्या होगी? इंक्रीज होगी। देन डिक्रीजेस, उसके बाद करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली टू कंप्राइज द सर्किट? ठीक, अब यहां पर समझ लीजिए क्या है गिवन। ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट की वैल्यू पहले इंक्रीज हो रही है, देन उसके बाद करंट की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। दोनों ही फिनोमिना होंगे, पहले इंक्रीज होगी और देन डिक्रीज होगी। और फ्रीक्वेंसी को हम एक ही बार इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को हम टाइम टू टाइम इंक्रीज कर रहे हैं। और करंट हमारे पास पहले इंक्रीज और देन उसके बाद क्या होगा? डिक्रीज होगी। तो हमें बताना है कि ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है इसमें से कौन से एलिमेंट का कॉम्बिनेशन करेक्ट होगा। तो हम मान के चल रहे हैं, सबसे पहले RLC सर्किट को हम लोग देखते हैं। ये R L और C सर्किट पे बात करते हैं जरा। RLC अगर सर्किट होगा और हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं, ठीक, तो एक कंडीशन आएगी कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में यहां पर क्या मिल जाएगा? रेजोनेंस मिलेगा। बात समझ में आ रही? हम धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हुए जाएंगे और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमें क्या मिलेगी? रेजोनेंस कंडीशन मिलेगा। और उस रेजोनेंस कंडीशन पे जो इम्पीडेंस की वैल्यू होगी R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, उस कंडीशन पर XL की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? XC के इक्वल होगी। तो वहां पर Z की वैल्यू मिनिमम होगी और वो किसके इक्वल हो जाएगी? R के इक्वल होगी। और करंट जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है V/Z मिनिमम। क्लियर है? तो अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें फ्रीक्वेंसी और Z में, तो इनिशियली जब हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो Z की वैल्यू कम होती जाएगी और देन एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। और जहां पर ये कम होगी वहां पर जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर Z के साथ ये है तो I के साथ अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इसका,
तो वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा जेड से। जेड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पर करंट की वैल्यू इंक्रीज होते हुए चली जाएगी और मैक्सिमम होगी कहाँ पर, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, जिसको हम क्या बोलेंगे, उसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये तो बिल्कुल सही है कि इसमें आरएलसी सर्किट का तो कॉम्बिनेशन होगा। उस कंडीशन पर जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे होंगे तो करंट पहले इंक्रीज होगी और देन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते ही करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन डी तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी क्या है हमारे पास कि सर्किट में रेजिस्टर भी होगा, इंडक्टर भी होगा और क्या होगा, कैपेसिटर भी होगा। क्लियर। अब एक और कॉम्बिनेशन देख लेते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर का, इसमें भी होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर फिर से Z इज इक्वल टू हमारे पास होगा कितना, XL माइनस XC। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हुए जाएंगे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास सेम हो जाएगी और Z कम होगा। तो अगर इसका भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं Z और F के बीच, तो वो कुछ ऐसे बनेगा और I और F के बीच भी प्लॉट आपके पास ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास क्लियर है। अब आते हैं हमारे पास दो ऑप्शन और है, कौन कौन से, रेजिस्टर और इंडक्टर। तो पहली बात तो समझ लीजिए, जो रेजिस्टर होता है वो नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे तो ये डिपेंड करता ही नहीं रजिस्टर। अब बात करते हैं इंडक्टर पे। तो इंडक्टर के लिए जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा XL इज इक्वल टू 2 पाई FL। अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को अगर इंक्रीज करेंगे तो यहां पर जो रिएक्टेंस है, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा और उस केस में जो करंट की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हुए जाएंगे करंट की वैल्यू डिक्रीज 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 होगी, वहां पर कभी भी इंक्रीमेंट नहीं आ पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। कैपेसिटर पे बात करें तो XC इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई F इंटू C। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो XC की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और उस केस में करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होते हुए चली जाएगी, वो कभी डिक्रीमेंट में नहीं होगा। तो इसलिए ये सेकंड वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं। बात समझ में? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए और डी, जब इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट हो या फिर आरएलसी सर्किट हो। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन, जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम पे है। सेम प्रॉब्लम है जो इससे पहले थी, वही प्रॉब्लम यहां पर भी है। इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स इन सीरीज, एलिमेंट्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, द करंट इंक्रीज। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, करंट की वैल्यू को हम इंक्रीज हो रही है ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। कब, जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर लाइकली टू कंस्टिट्यूट द सर्किट। तो सर्किट में ये जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। तो यहां की प्रॉब्लम ये है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो करंट की भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। क्लियर है। तो अगर हम बात करें रेजिस्टर के बारे में कि सिर्फ रेजिस्टर होगा, तो अभी हमारी बात हो चुकी है, इट नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। क्लियर। सेकंड आइए, रेजिस्टर एंड एन इंडक्टर। तो रेजिस्टर और इंडक्टर के बारे में अगर बात करें तो फॉर्मूला यहां पर हो जाएगा आपके लिए I इज इक्वल टू V अपॉन Z। तो Z की जगह हम यहां यूज कर सकते हैं R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, XL की जगह हो जाएगा 2 पाई FL। क्लियर है। अब अगर हम यहां पर ये देखें कि फ्रीक्वेंसी को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को अगर हम
इंक्रीज करेंगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो ऑब्वियस सी बात यही है कि ये वाला ऑप्शन भी क्लियर मतलब करेक्ट नहीं होगा। अब आते हैं रेजिस्टर एंड कैपेसिटर के केस में। रेजिस्टर और कैपेसिटर में देखें यहां फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू वी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। क्लियर है यहां पर? तो अब जरा गौर करिए, अगर हम यहां पर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, क्लियर, तो इसके जो वैल्यू होगी 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे 1 अपॉन 2 पाई एफ सी की वैल्यू इंक्रीज होगी, सॉरी एफ की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो 1 अपॉन 2 पाई एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। और जब डिक्रीज होगी तो ये डिनोमिनेटर हमारे पास गिवन है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस समथिंग, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो उस केस में करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल सही है कि फ्रीक्वेंसी अगर हमने इंक्रीज की है तो करंट की वैल्यू भी यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन डी पे आते हैं। ऑप्शन डी पे उन्होंने कहा है ओनली ए कैपेसिटर, सिर्फ क्या है यहां पर, कैपेसिटर भी हो सकता है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज देखें, करंट देखें, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, वोल्टेज पे बात कर लेते हैं, वोल्टेज के टर्म्स पे लिख लेते हैं। तो V वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू I इंटू एक्सी। तो I एक्सी की वैल्यू जाएगी 2 पाई एफ इंटू सी, और ये हो जाएगा VC। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा VC, और यहां मिलेगा 2 पाई एफ इंटू सी। क्लियर? तो अब जरा यहां पर देखें, ये I है और ये F है, तो ये कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को यहां पर इंक्रीज करते हैं, फ्रीक्वेंसी को अगर इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो करंट है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। बात क्लियर है? तो यहाँ पे रेजिस्टर और कैपेसिटर का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शन मिल रहे हैं वो कौन से मिल रहे हैं, सी और डी ऑप्शन मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये अभी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग पहुंचते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड ओवर लार्ज डिस्टेंस एट हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, एसी वोल्टेज पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहे हैं, मतलब एसी ट्रांसमिशन है। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब हमें इसमें से बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। एसी ट्रांसमिशन को अगर हम कर रहे हैं तो सपोज मानिए यहाँ कहीं पर हमारे पास पावर हाउस होगा, जनरेटिंग स्टेशन मान लेते हैं, यहाँ कहीं पे एक जनरेटिंग स्टेशन होगा, ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन होगा, और यहाँ कहीं पर हमारे पास सोसाइटी होगी। तो जनरेटिंग स्टेशन से वायर कहाँ पर पहुंचेगी, हमारी सोसाइटी है, हमारे घरों के आसपास जा रही है। जनरेटिंग स्टेशन पर हमेशा स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगता है, और जो सोसाइटी जो हम लोग जहाँ पर घर है वहां पर हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगता है। क्लियर? तो अब क्या होगा, जब जनरेटिंग स्टेशन से हमारे घरों पे या सोसाइटी पे जब भी लाइट आएगी तो इस वायर के थ्रू आती है, तो वहां पर लॉसेस होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, आई स्क्वायर। आर का लॉस यहाँ पे होता है, पावर लॉस होता है, जिसके कारण करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होती हुई जाती है। तो अब जरा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे ध्यान दें, फॉर अ गिवन पावर लेवल देयर इज ए लोअर करंट। बिल्कुल ठीक है कि जहां पर करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। लोअर करंट इंप्लाइज लेस पावर लॉस। ठीक है, अगर I कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो पावर लॉस है वो भी कैसा होगा, कम ही होगा। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन इज करेक्ट। ट्रांसमिशन लाइन्स कैन बी मेड थिनर। अगर हम ट्रांसमिशन लाइन को थिनर बना दें, पतला करें, तो क्या होगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुल मिला के कहानी यह है कि किसी तरीके से हमें करंट की वैल्यू को कम करना है। करंट की वैल्यू अगर कम होगी तो पावर लॉस भी कम होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर थिनर का ऑप्शन है
तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा R इज इक्वल टू रो L बाई ए, और ए की जगह हम लोग यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर। तो अगर रेजिस्टेंस आपके पास रेडियस कम है तो उस कंडीशन पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो पावर लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के हमारे पास थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से करंट को अगर हम कम करते हैं तो पावर भी क्या हो जाएगा, पावर लॉस कम होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, it is easy to reduce the voltage at the receiving end using step down transformer। बिल्कुल सही है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लगा सकते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन डी भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर जो ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, ये चारों ही हमारे पास कैसे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, for an LCR circuit the power transfer from the driving source to the drive-in oscillator is this। ठीक, एक LCR सर्किट है जिसमें हम क्या दे रहे हैं, ड्राइविंग सोर्स से पावर दे रहे हैं, और वो पावर कितना है, ये है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर जेड कॉस फाई, ये पावर गिवन है। तो अब हमसे ये कहा गया है कि ये जो चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में पावर की वैल्यू के लिए कौन कौन सी चीजें करेक्ट और इनकरेक्ट हो सकती हैं। क्लियर। तो अगर नंबर फर्स्ट पे हम ध्यान दें ऑप्शन पे कि हियर पावर फैक्टर cos फाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और पावर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू हो जाएगा VRMS IRMS cos फाई, यही तो पावर का फॉर्मूला है। और यहां पर cos फाई की वैल्यू जो होगी वो होती है R बाई जेड, जिसमें R भी पॉजिटिव, V भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा R बाई जेड की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन कितनी होगी, 0। और अगर cos फाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 भी हम कह सकते हैं, तो उस कंडीशन पे जो पावर होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर। सेकंड आइए, द ड्राइविंग फोर्स कैन गिव नो एनर्जी टू द ऑक्सिलेटर इन सम केसेस। कुछ केसेस में जो ड्राइवन फोर्स है वो ऑक्सिलेटर को कोई भी एनर्जी नहीं देता है। इसका मतलब P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो बिल्कुल सही है, आपके पास जो cos फाई जो R बाई जेड है इसकी वैल्यू 0 हो सकती है कब, जब फाई इज इक्वल टू कितना हो जाए, पाई बाई 2। तो ये पॉसिबल है, पावर 0 होना पॉसिबल है कुछ केसेस में। तो ये ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। थर्ड देखिए, द ड्राइविंग फोर्स कैन नॉट सिम्फन आउट P इज लेस देन 0 द एनर्जी आउट ऑफ ऑक्सिलेटर। मतलब यहां पर जो पावर की वैल्यू है वो इज लेस देन 0 है। लेस देन 0 होने का मतलब है जो पावर है उसकी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, जो कि नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है ही नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। और जब पावर की वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो ये कोई भी वर्क नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो भी क्या हो जाएगा, हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब आइए, द ड्राइविंग फोर्स कैन टेक अवे एनर्जी आउट ऑफ द ऑक्सिलेटर, कि ऑक्सिलेटर से वो वापस एनर्जी ले सकता है, तो हम कहेंगे नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहां पर जो आपके पास सॉल्यूशन है इसका ए, बी और ऑप्शन सी, ये तीन ऑप्शन हमारे बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। When an AC voltage of 220 volt is applied to the capacitor, हम कैपेसिटर पे 220 वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो इन चार ऑप्शंस में हमारे पास कौन सा करेक्ट है। सपोज मानिए ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर पर हम एसी सोर्स यूज कर रहे हैं और वो उसका भी वोल्टेज कितना सोर्स यूज कर रहे हैं, 220 वोल्टेज। तो ये 220 वोल्टेज क्या शो कर रहा है, ये तो आरएमएस वैल्यू शो कर रहा है। क्लियर। तो अगर हम फर्स्ट में देखें द मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन प्लेट इज 220 वोल्टेज, नहीं, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज अगर हमें निकालना है तो उसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। द करंट इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज।
हमने सर्किट में कैपेसिटर यूज किया है और वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो करंट की फेज है और जो वोल्टेज का फेज है वो बिल्कुल एक ही फेज में रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पर हमेशा क्या होगा, V जो होता है वो लैग करता है कितने से, π/2 से लैग करता है। जब क्या हो यहाँ पर कैपेसिटर कनेक्ट हो सिर्फ, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट, द चार्ज ऑन द प्लेट इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज। जो चार्ज है क्या वो फेज पे रहेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। फॉर्मूला अगर हमारे पास वोल्टेज है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, CV। तो Q इज इक्वल टू C इंटू V की जगह हम यूज करेंगे V नॉट साइन ओमेगा टी, तो कहेंगे बिल्कुल सही। तो चार्ज है उसके लिए भी साइन ओमेगा टी, जो V है उसके लिए भी कितना है, साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ये क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। जो चार्ज होगा वो वोल्टेज के फेस पे होगा। और नेक्स्ट, पावर डिलीवर टू द कैपेसिटर इज 0, बिल्कुल सही है, क्योंकि जहां पर cos फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि फाई फेज डिफरेंस कितना मिल रहा है यहाँ पर, π/2 मिलेगा, क्योंकि करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल कितना है यहाँ पर, π/2 है। तो cos π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब जो पावर डिलीवर करेगा टू द कैपेसिटर वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। लास्ट प्रॉब्लम क्या है, द लाइन that draw power supply to your house from street has, मतलब हमारे पास बाहर से हमारे घर पे एक सप्लाई आ रही है और उसमें 4 स्टेटमेंट पे देखना है क्या होगा। तो हम जानते हैं जो भी सप्लाई आएगी वो किस में आएगी, एसी सप्लाई आएगी। और एसी सप्लाई अगर आती है तो फर्स्ट जो ऑप्शन वो कह रहा है कि 0 एवरेज करंट, तो हम जानते हैं आई एवरेज अल्टरनेटिंग के लिए उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पे आते हैं, 220 वोल्टेज एवरेज वोल्टेज, नहीं, एवरेज वोल्टेज आपके पास 220 वोल्टेज नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। वोल्टेज एंड करंट आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 90 होगा। तो देखिए हमारे घरों में जो भी लोड है उसमें आर भी होगा, एल भी होगा और क्या होगा, सी भी होगा। ठीक, तो अगर इसके लिए हम देखें पावर फैक्टर, तो फॉर्मूला हो जाएगा R इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब अगर ये कह रहे हैं कि एंगल 90 हो, तो इस केस में cos π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और अगर cos π/2 की वैल्यू 0 है, तो जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी कितनी हो जानी है, 0। क्या ये पॉसिबल होगा, तो कहेंगे नहीं, क्योंकि इतने सारे वायर वगैरह लगे हुए हैं तो सबका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि R कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। क्या बात सुने, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा। ठीक, लेकिन क्या जो पावर फैक्टर इज लेस देन π/2, तो हम कह सकते हैं हाँ लेस देन π/2 जरूर हो सकता है, लेकिन π/2 के इक्वल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। क्लियर है यहाँ पर। तो ये थे हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।